एवरीवन। आज की क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में, साथ ही साथ DSSB के जनरल एग्जाम में और DSSB के TGT एग्जाम में, इवन जिन भी एग्जाम में हिस्ट्री आती है उन सभी एग्जाम में ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो मैं नोट्स खुद से बनाए हैं और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पॉसिबल टॉपिक हो सकते थे जिससे क्वेश्चन आते हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेके 1750 BC तक है। BC का मीन्स है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद कौन सा स्टार्ट हो गया था? AD, मतलब कि आफ्टर क्राइस्ट। तो ये जो टाइम पीरियड हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया है वो हमने कार्बन 14 डेटिंग मेथड के थ्रू बताया है। जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों अवशेष प्राप्त हुए, दोनों तरीके के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए उनको हम पढ़ नहीं सकते। तो ये इसी तरीके की सभ्यता थी क्योंकि इसके थ्रू जितने भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। तो सब प्रथम 1856 ईस्वी में, 1856 में ईस्वी में क्या हो रहा था? बॉम्बे से लेके थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पे खुदाई वगैरह चल रही थी। तो उसका जो मुखिया था उसको वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले ये खोजा था कि ये जो यहाँ वाला स्थल है वो उसके नीचे कोई सभ्यता है, लेकिन उसको ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन उसने प्रयास किए थे। सबसे पहले भारत में अगर किसी ने भी भारतीय पुरातत्व के विषय में जानने की कोशिश की थी तो वो यही थे, इसीलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये संधि नहीं, सिंधु है, सिंधु। फिर क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष थे उन्हें किन्हें बनाया गया? जॉर्ज मार्शल को बनाया गया। और जॉर्ज मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। ये दोनों ही शहर सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष महत्व रखते थे। अब हमें इस सभ्यता के बारे में हमें क्या क्या पता है? इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कालयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतर शहर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, इसलिए हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब कालयुगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि तांबा प्लस टिन, मतलब कि तांबे में टिन मिलाकर इस नगर के लोगों ने कांसे की खोज की थी। कांसे की खोज करने के बाद ही इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया और बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने कांसे का यूज भी किया था। इनको चांदी सोने के प्रयोग का ज्ञान पता था, उसको यूज करते थे, लेकिन इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था क्योंकि लोहे की कोई भी बनी हुई चीज नहीं प्राप्त थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये याद रखने वाली बात है कि ये किस तरीके की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरों और ग्रहों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई, मतलब कि इनके जो शहर में जो घर बने हुए होते थे वो किस तकनीक पे बने हुए थे? ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। और ये ग्रिड पद्धति के जो शहर बने हुए थे उसमें जो रोडें थी वो आपस में किस पे काटती थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू एंड कश्मीर में मांडा है। ये चेनाब नदी के किनारे है और दक्षिण में दैमाबाद, ये गोदावरी नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर हम देखें कि पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था? वो था आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है और अभी प्रेजेंट में मेरठ यूपी में है। और पश्चिम में सुतुकोंडोर था जो दास नदी किनारे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। इस सभ्यता की लिपि में 67 मूल चिन्ह थे। वैसे तो इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है,
जा सका है। लेकिन ये जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, इस भाव चित्रात्मक को हम पिक्टोग्राफ लिपि भी कहते हैं। इससे पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। अब हमें ऐसे कैसे पता लगा कि पहले ये दाएं से बाएं लिख रहे हैं फिर बाएं से दाएं लिख रहे हैं? क्योंकि पहले जब यहाँ से इन लोगों ने लिखना शुरू किया तो यहाँ पे जो शब्द, जो मतलब कि चित्र बने हुए थे वो काफी दूरी दूरी पे और अच्छे साफ सुथरे बने गए थे, और यहाँ पे आते आते वो पास में होने लगे, मतलब कि उन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद ऐसे ही जब इनने बाएं से दाएं लिखना शुरू किया तो यहाँ के चित्र अच्छे खासे बने हुए थे और यहाँ के चित्र एकदम पास पास में होने लगे, मतलब कि उन्हें इतना मतलब कि जगह का नहीं पता लग रहा होगा। ऐसे हम लोग भी तो करते हैं कि यहाँ से सुंदर सुंदर लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे हमारा आ रहा तो ऐसे ही घुसेड़ देते हैं साइड में। तो वैसे ही मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। भारत में सिंधु कालीन सभ्यता में के सर्वाधिक स्थल गुजरात में है, मतलब कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पाकिस्तान तक फैली हुई थी, लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो अब भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ है? गुजरात में है। फिर है आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसे टेराकोटा कहते थे, और सिक्के बनाने या मोहरे बनाने के लिए इन्हीं का निर्माण किया जाता, इसी पद्धति का प्रयोग किया था, टेराकोटा पद्धति का। और पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड था वो विशेषकर यहाँ पे पूजनीय था। अब यहाँ पे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रमुख शहर लिखे हैं, किस वर्ष उनकी खोज हुई थी, किस नदी के किनारे हैं और किसने उनको खोजा था, तो ये सब हमें लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहला है हड़प्पा, ये प्रेजेंटली कहाँ है? पाकिस्तान में है। 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे MG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है रंगपुर, ये गुजरात में स्थित है। अभी 1953 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगपुर, रंगनाथ, आराम इजिली लर्न हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है रोपड़, ये पंजाब में है। 1953 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा, ये राजस्थान में है। 1953 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है धौलावीरा, ये भी कहाँ है? गुजरात में है। 1990 ईस्वी में कच्छ का रण, मतलब कि वैसे तो ये देखा जाए कि धौलावीरा किसी भी नदी के तट पे स्थित नहीं है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है बनावली, ये हरियाणा में है। 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है लोथल, ये गुजरात में है। अभी 1955 ईस्वी में भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अगर हमें ये इतनी सारी डेट लर्न नहीं होती है तो इन दो की डेट हमें मोस्टली लर्न करके रखनी चाहिए, बाकी तो हमें डेट को छोड़ के सब कुछ लर्न करना होगा क्योंकि कुछ भी आ जाता है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मातृ देवी के उपासक थे, मतलब कि यहाँ पे स्त्रियों का एक बहुत प्रमुख स्थान था। और मोस्टली जो एक तरीके से कहीं जाए कि जैसे कि ज्यादातर किनको पूजनीय माना जाता था, वो स्त्रियों को माना जाता था। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हुई थी। ईंट का अनुपात 4:2:1 में था, क्योंकि आपको पता है कि ये नगरीय सभ्यता थी, उसके सारे घर ईंटों से बने हुए थे। तो जो ईंटों से वो घर बने हुए थे वो 4:2:1 के अनुपात में थे। और इन ईंटों का आकार कैसा था ये भी पूछा जाता है, वो था आयताकार। शहरों का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था, मतलब अधिकतर शहरों का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था। एक था दुर्ग और एक था निचला वर्ग। और ये धौलावीरा जो था इसका विभाजन 3 वर्गों में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये जो चहुंदड़ो है इसका विभाजन केवल और केवल 1 वर्ग में हुआ था। अब हम हड़प्पा काल के प्रमुख शहरों को देखेंगे और वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम देखते हैं। पहला है हमारा हड़प्पा, ये तो हमें पता है कि 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्वामी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये अभी प्रेजेंटली कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। यहाँ पे एक विशाल अन्नाग्रह मिला था जहां से जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए थे। और जो ये जौ और गेहूं थे ये हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें थी।
यहाँ से समाधि 37 प्राप्त हुई है। अब समाधि 37 क्या है कि एक ही जगह पे इनको 57 शव प्राप्त हुए थे। इन 57 शवों में से जो 20 शव थे वो उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उन पर रिसर्च ही नहीं की जा सकी, जिस वजह से केवल और केवल 37 शवों पर रिसर्च हुई थी। इस वजह से ही इसको नाम समाधि 37 दिया गया। यहाँ पे उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके पेट मतलब गर्भ से पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। और यहाँ पे अब मैं देखूं तो कि शवों को दफनाने की प्रथा जो थी वो हड़प्पा में थी। शवों के दाह संस्कार की जो प्रथा थी वो मोहनजोदड़ो में थी। शवों के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा जो थी वो रोपण से प्राप्त हुई है। मतलब कि अवशेषों के थ्रू हमें पता लगा है कि यहाँ पे ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी। और रोपड़ और पंजाब दोनों से ही हमें शवों के संग कुत्ते को दफनाने की अवशेष प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, मतलब मोहनजोदड़ो की भी छोड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर कोई सबसे बड़ी इमारत है वो है ग्रेट ग्रैंडरी। ये एक विशाल अन्नगृह था और यहाँ से एक विशाल स्नानागृह भी प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग उस टाइम के राजाओं द्वारा जब भी कोई धार्मिक कर्मकांड होते थे उससे पहले स्नान करने के लिए किया जाता था। मतलब धार्मिक कर्मकांडों से मतलब है जैसे कि यज्ञ करने के लिए, उससे पहले स्नान करने के लिए इस विशाल स्नानागृह का उपयोग किया जाता था। यहाँ से एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब कि नृत्य का देवता, जिसका जो हैंगे हमारे भगवान जी के एक रूप है, भगवान शिव जी के एक रूप है। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति प्राप्त है, जिसके चारों ओर एक मतलब चारों ओर हाथी, चीता, भैंसा और गेंडा बने हुए हैं। यहाँ से महाविद्यालय का भवन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ नृत्य करती हुई नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रत्येक मकान में एक एक कुआं था। ठीक है, यहाँ पे टेराकोटा के टॉय भी प्राप्त हुए और साथ ही साथ टेराकोटा की एक महिला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा लोथल। अब जो लोथल था वो गुजरात के किनारे था। हमें पता है कि लोथल गुजरात के किनारे था और इसकी खोज कब हुई थी? 1955, आई थिंक 1955 में इसकी खोज हुई थी। लाइक ये पीछे से देख लेते हैं। हाँ, 1955 में इसकी खोज हुई थी। भोगमा नदी के किनारे हुई थी और किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और ऐसी में मोहनजोदड़ो को बताना भूल गई। हमें पीछे तो वैसे हमने सब लिख लिया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे हुई थी। और अभी ये प्रेजेंटली कहाँ है? ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है अभी ये। तो ये लोथल जो था वो गुजरात के किनारे था और हमें पता है कि गुजरात एक तटीय क्षेत्र है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहलाता है। ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी। यहाँ से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई है। मतलब इसके थ्रू में पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ना ही केवल देश में व्यापार करते थे अपितु विदेश में भी व्यापार किया करते थे। और यहाँ से युगल समाधि के अवशेष प्राप्त हुए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है चहूदड़ो। देखो चहूदड़ो क्या है? ये सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। और हमने देखा था ना कि मोस्टली सभी शहर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो ये केवल और केवल एक पार्ट में ही डिवाइडेड था। यहाँ पे कोई भी दुर्ग वगैरह नहीं था। नेक्स्ट है धौलावीरा। शहर का विभाजन 3 भागों में हुआ था। मैंने बताया था इसमें 3 भाग थे। पहला था गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। और धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा हमारा कहाँ है? धौलावीरा है हमारा गुजरात में। इसकी खोज 1990 ईस्वी में कौन सी नदी किनारे हुई थी? हाँ, किसी नदी किनारे नहीं हुई थी, कच्छ के रण में हुई थी। और इसकी जो खोज करता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये क्या है? धौला और वीरा सबसे मिलकर बना है। धौला का मीन से सफेद, वीरा का मीन से कुआं, तो मतलब कि सफेद कुआं। और यहाँ से हड़प्पा कालीन शिलालेख प्राप्त हुए, स्टेडियम प्राप्त हुए, साइन बोर्ड्स प्राप्त हुए और ये किसी भी नदी के किनारे नहीं था। नेक्स्ट आता है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? हमारा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आलम दत्त करके कोई थे। कौन थे वो? अमला नंद घोष। घग्गर नदी किनारे 1953 ईस्वी में। ये काली मिट्टी की बनी चूड़ियों, मतलब कालीबंगा का मीन्स क्या है? काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से हमें बनावली, यह हल की आकृति का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त है। मतलब हमें बनावली से हल की आकृति का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त हुआ है। इसकी खोज कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। और इसके मतलब कि इस ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ है? हरियाणा में है।
और इसकी खोज भी उन्होंने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही इसकी खोज की थी बनावली की। यस, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और किस नदी किनारे है? ये सरस्वती नदी किनारे है। वैसे तो अब प्रेजेंट टाइम पे सरस्वती नदी तो बची नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इसका काफी ज्यादा मतलब बहुत पवित्र नदी माना गया से। सुतकोंडा से हमें बस एक ही चीज याद रखनी है, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य में यहां से प्राप्त हुए। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजों का आयात किया जाता था। अब वो कौन कौन सी चीजें थी और कहां से उनका आयात किया था? सबसे पहला है तांबा। तांबे का जो आयात था वो खेतड़ी मतलब राजस्थान से और उसके साथ साथ बलूचिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट है सोना, ये ईरान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। टिन हमें अफगानिस्तान से मिलती थी। शिलाजी हिमालय से। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि हड़प्पा कालीन जो मोहरे थे उनका आकार कैसा था? आयताकार था। ये भी बता चुकी ग्रेट प्रणाली में सड़क का जो चौराहा था एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। इस काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था और इस टाइम पे जो मतलब बर्तन बनते थे उनको काले रंग से ये सजाते थे। और जो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। और ये किसने कहा था? ये कहा था पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। ठीक है। और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो भी शहर का नियोजन था वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। नालियां ढकी हुई थी, प्रॉपर नालियां बनी हुई थी। ठीक है। और नालियां ढकी होने के साथ साथ वहां पे ऐसा भी प्रबंध किया गया था कि वहां पे मतलब कि कुछ जैसे आज के टाइम पे नहीं बना देते कि वो ढके हुए पटले होते हैं खोल के नालियों की सफाई कर दिया, तो वैसा भी वहां पे बना हुआ था। मतलब कि एक सिंधु घाटी की सभ्यता एक अद्वितीय सभ्यता थी। अब ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि आर्यों ने इस पे आक्रमण कर दिया। ठीक है। किसी का कोई मानना है। तो अगर इसका सबसे कोई बैद अगर मान्यता देखी जाए तो बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया था। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सिंधु घाटी की सभ्यता अच्छे से समझ में आई होगी। बाय एंड हैव अ गुड डे।